अगर आप देखें तो ईरान ने जब पहली बार इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसमें भी इनकी जो मिसाइल्स थी दे वर सक्सेसफुल इन पेनिट्रेटिंग द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इजराइल। और अगर आप हुतीस के अटैक देखें तो उनसे भी ये नजर आ रहा था कि ईरान ने इस तरह की अपनी मिसाइल डेवलप कर ली है कि जो कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसको चकमा दे सकती है, जो जमीन पे जाके कब्जा करे। आज की पोजीशन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका आ भी जाए कि तब भी वो वहां पे ग्राउंड फोर्सेस भेज के ईरान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती। लेकिन ईरान ने इतनी तबाही मचाई है इजराइल के अंदर कि लाख खबरों को दबाने के बावजूद भी कुछ खबरें बाहर आई गई और अब तो पूरी खबरें आ रही हैं। वो इतना बर्बाद हो चुका है इजराइल कि हवाई हमला तो कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को 10-20 लोगों की जरूरत पड़ती है या 100-50 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जमीनी जंग लड़ने की अब ताकत नहीं रह गई है इजराइल के पास। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा ईरान और इजराइल के बारे में, क्योंकि दोनों में बहुत भयंकर जंग चल रही है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान का ये दावा है कि उसने पूरे जो निज़ाम है इजराइल का उस पर कब्जा कर लिया है, जबकि इजराइल और अमेरिका का ये कहना है कि हमने पूरे आसमान पे स्पेस जो है वो ईरान का उस पर कब्जा कर लिया है। तो दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। इजराइल ने हमले किए, उसके बाद अब ईरान ने 12वें राउंड के हमले जो है वो इजराइल पे किए और बहुत ही भयंकर, और पहली बार अब जुल्फ़िकार मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तो ये हमले बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं, बहुत भयंकर जंग है। इस सिलसिले में हमने बात की कि आखिर क्या अंजाम होगा, क्या ईरान की सूरत हाल होगी, क्या इजराइल की सूरत हाल होगी, इसमें अमेरिका का क्या रोल होने वाला, इन सब चीज़ों पे हमने मेजर जनरल जो जावेद इकबाल साहब है, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, उनसे हमने बातचीत की अपने शो में। देखिए उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सभी आपके व्यूवर्स को और आप लोगों को भी। दरअसल जो ईरान का मसला है वो 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ही अमेरिका और इजराइल की नज़रों में हमेशा से खटकता रहा है, और उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि ये जिसे वो थियोक्रेसी समझते हैं कि ये जो सरकार ईरान के अंदर आई है वो अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट को सूट नहीं करती है, और खित्ते के अंदर जो उनकी एक तरह से वहां पे उनका इन्फ्लुएंस है वो ईरान की वजह से उस इन्फ्लुएंस में काफी कमी आई थी। और बहुत सारे रेसिस्टेंस ग्रुप, चाहे लबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुसीज हो, या इराक के अंदर अमेरिकन इन्वेजन के बाद जिस तरह से बहुत सारे शिया मिलिशियाज को ईरान ने सपोर्ट किया था, तो उससे अमेरिकन इन्फ्लुएंस और खास तौर से जो इजरायली हेजेमनी थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। और वो किसी न किसी फॉर्म में ईरान को कंटेन करना चाहते थे, और कंटेन के साथ साथ जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक करना चाहते थे। लेकिन इसके अलावा एक और जो उनकी बड़ी मंशा थी वो ये थी कि रिजीम चेंज, जो वहां पे अयातुल्लाह की गवर्नमेंट थी वो उनकी आंखों में बड़ी खटकती थी और किसी न किसी तरह वो उसको बदलना चाहते थे। तो जाहिरी तौर पे जब अभी इजराइल ने अटैक किया है, उन्होंने अपना जो मेन रीजन बताया है वो उनका न्यूक्लियर जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जिनको वो बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने बम बना लिया है या उसकी तरफ वो कोई कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो जो यूरेनियम एनरिचमेंट है जिसकी IAEA इजाजत देता है, उसको भी एक बहाना बना के ये हमला किया गया है। और जो मेन टारगेट है वो ये है कि किसी तरह से ये रिजीम चेंज वहां पे हो। इसके बीच में भी इस तरह की ऐसी खबरें आती रही थी कि जहां पे यंग
विमेन को एक टारगेट करके कि भी वो हिजाब के खिलाफ है, या वहां पे लोगों को, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस थे जो यहीं से लॉन्च किए गए थे, जिनका एक मकसद था वहां पे रिजीम चेंज करना। अब जो आपका सवाल है कि ये अब यहाँ पे क्यों किया गया, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं कि इजराइल ने इस वक्त में ये क्यों किया। इजराइल को ऐसा लगता है कि देखिए पिछले 1-1.5 साल की लड़ाई में उन्होंने जो ईरान की एक्सटेंडेड आर्म्स थी, जिसमें सीरिया के अंदर बशार अल असद की गवर्नमेंट थी, या लेबनान में हिजबुल्लाह था, खासतौर से शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद, और बशार अल असद के सीरिया से निकल जाने के बाद इजराइल को ये लगा कि उन्होंने ईरान की एक आर्म को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो उन्हें लगा कि शायद ये मुनासिब मौका है, और इस वक्त अगर अटैक किया जाए तो जैसे बातचीत चल रही थी, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है वो बातचीत भी सिर्फ इसलिए थी ताकि ईरानियंस को थोड़ा लल किया जाए, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी की तरफ से थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाए, ये समझते हुए कि उनके साथ डील होने वाली है, उसमें फंसा के या उसमें इन्वॉल्व करके, और बिना अमेरिका की कंसेंट के ये अटैक नहीं हो सकता था। और इसी का रीजन है कि उनके जो बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, या जो उनके आर्मी के चीफ थे, नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये नेगोशिएशंस नहीं चल रहे होते तो वो खुफिया मकामात पे होते और अपने नॉर्मल घरों में ना होते। तो एक तरह से ये डिसेप्शन था, उस डिसेप्शन के रहते हुए उनके ऊपर हमला किया। और जो एयरफोर्स से हमला किया है, देखिए इजराइल की एयरफोर्स उस इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत है, और एक उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस उनको पूरी सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के ज्यादातर ये फाइटर जेट्स हैं, और उनकी ये कोशिश रहती है कि अपने नेबरिंग कंट्री से इजरायली स्पेशली एयरफोर्स हमेशा 1 कदम या 2 कदम आगे रहे। तो इसीलिए उन्होंने एयरफोर्स में उसको निशाना बनाया, और पहला जो उन्होंने अटैक किया है, जो उनके रडार सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, उस पे अटैक किया, और उसके अलावा दूसरा जो उन्होंने अटैक किया वो लीडरशिप पे अटैक किया। लेकिन पहले अटैक के बाद ऐसा देखा गया है कि प्रोबेबली द ईरानियन लीडरशिप हैज रीग्रुप्ड, और उसके बाद उन्होंने सिचुएशन को संभाल के अपना एयर डिफेंस नेटवर्क भी वो दोबारा से मजबूत कर रहे हैं, एंड दे आर रिटेलिएटिंग। जो रिटेलिएशन है वो भी काफी इफेक्टिव है। और जो आपका सवाल था कि देखिए जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है, एरो सिस्टम है, इन सब के बावजूद भी जो ईरानियन मिसाइल्स हैं, जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो कैसे सक्सेसफुली इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर रही हैं। अगर आप देखें तो ईरान ने जब पहली बार इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसमें भी इनकी जो मिसाइल्स थी दे वर सक्सेसफुल इन पेनिट्रेटिंग द क्रिटिकल एरियाज ऑफ इजराइल। और अगर आप हुतीस के अटैक देखें तो उनसे भी ये नजर आ रहा था कि ईरान ने इस तरह की अपनी मिसाइल डेवलप कर ली है कि जो कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसको चकमा दे सकती हैं। तो उसके अलावा बट चूंकि ईरान के ऊपर इतने अरसे से पाबंदियां लगी रही हैं, उन पाबंदियों के लगे रहने की वजह से जो उनका एयरफोर्स है वो क्योंकि कहीं से उन्हें वो नहीं मिला, वो उसको इतना ज्यादा मजबूत नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सो मेनी सैंक्शंस। लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसमें उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की है, और बेसिकली इन्हीं की बेसिस पे अभी तक वो जवाब दे रहे हैं। अब एक सवाल जो आपका और ये भी आता कि देखिए एयर यहाँ पे इन दोनों के बीच तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी है, इजराइल के और ईरान के बीच, और इनके बीच में इराक आता है, सीरिया आता है, जॉर्डन आता है। डायरेक्ट इनके बीच में ऑर्डर नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। अगर किसी भी मुल्क को कोई इफेक्टिव कंट्रोल दूसरे मुल्क के ऊपर करना पड़ता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि दैट यू हैव ए ग्राउंड फोर्स जो जमीन पे जाके कब्जा करे। आज की पोजीशन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका आ भी जाए
कि तब भी वो वहां पे ग्राउंड फोर्सेस भेज के ईरान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती। तो मुझे यही लगता है कि फिलहाल अभी तक जो इनका रिटेलिएशन है, जो एस्केलेशन लेडर है, वो मिसाइल और एयरफोर्स अटैक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहीं तक महदूद है। आगे क्या सिचुएशन डेवलप होती वो बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे। इसके साथ साथ हमने फजील अहमद साहब से भी बात की और फजील अहमद साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानने की कोशिश की। उन्होंने जो बातें बताई वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये बात अब सामने आ रही है कि बहुत मुमकिन है कि अब पैदल फौज और लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल हो जाएं। इस तरह की बातें भी आ रही। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुनिए फजील अहमद साहब ने क्या कहा। मैं अंदर साहब आऊंगा आप पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फदील साहब के पास हो लूं और फदील साहब क्या अपडेट है और जिस तरह के हालात की भगदड़ सी मची हुई है और इजरायलियों के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, कुछ खास लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, ये जुल्म ज्यादती क्यों? और वहां जो समुंदर के उससे है वहां भाग रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू भी रूपोश हो गए हैं, वो नजर नहीं आ रहे और ये तमाम चल भी रहा है। ये जो सिचुएशन है और ये भी है कि पूरा इजराइल खाली हो रहा है। क्या क्या सिचुएशन है फदील साहब? देखिए, एयरपोर्ट तो बंद ही हो चुका है क्योंकि कोई जहाज ही नहीं बचा उनके पास जिससे वो लेके जा सके इतने लोगों को। तो किसी तरह से वो अपने मेन लोगों को हटा ले, वही बहुत है इस वक्त। बाकी समुंदर के रास्ते से लोग इजराइल छोड़ के भाग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लोग रहम की बात कर रहे हैं। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद नेतन्याहू को वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। आवाम को, दो तरफ की आम जनता मारी जा रही है। फिलिस्तीन के गजा के जिस तरह से लोग मारा, उसी तरह से इजरायली भी मर रहे, ईरानी भी मर रहे और गजा के लोग भी मरे। अब G7 की बैठक में जिस तरह से जब ये बातें हुई कि हम लोग इजराइल को समर्थन करेंगे, तभी हमको लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अब बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। और एक बार भी इन लोगों ने ईरान की बात नहीं की या दोनों की बात नहीं की, मध्यस्थता की बात नहीं की। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 17 तारीख तक जो है, अभी तो वो मीटिंग टल गई और चेहरे भी बेनकाब हो गए और इजराइल और अमेरिका और G7 कई चेहरे बेनकाब हो गए और अरब जो है वो दोनों तरफ से मिसाइलों को आने जाने दे रहे हैं। तो अरब का रोल तो जो है वो दुनिया जान ही रही है। अब सबसे बड़ी जो इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसका इकबाल जो होता है ना, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इकबाल खत्म हो गया। उनके अपने नागरिक भी भाग रहे, उनकी अपनी सेना 1 लाख सेना छोड़ चुकी है, साथ उनका लड़ना छोड़ दिया है और कहा नया भर्ती कर रहे थे। आज मोसाद के हेडक्वार्टर पे जबरदस्त बमबारी हुई और वेस्टर्न मीडिया, जब हम लोग बार बार बात करते थे पहले भी कि वेस्टर्न मीडिया, आज से नहीं, जब गल्फ वार हुआ था उस समय से वेस्टर्न मीडिया का रोल ऐसा था जिससे दुनिया में मुसलमान कमजोर दिखता था। लेकिन ईरान ने इतनी तबाही मचाई है इजराइल के अंदर कि लाख खबरों को दबाने के बावजूद भी कुछ खबरें बाहर आई गई और अब तो पूरी खबरें आ रही है। ये एक इनका तरीका है कि खबरों को बाहर मत जाने दो, सैंक्शन लगा दो, मीडिया पाबंदी लगा दो। लेकिन अब चूंकि इतना ना, एक वीडियो मैंने आपको भी भेजा था, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में जुगनू चमक रहा है। इतने ड्रोन्स की कुछ दिख ही नहीं रहा है उसके अंदर। आयरन डोम का कितना आयरन डोम रोकेगा, कितना उनका एंटी मिसाइल सिस्टम रोकेगा ये। और अब दुनिया भर के अंदर जो अमन पसंद लोग हैं, जो कॉमन न्यूट्रल लोग हैं, पॉलिटिशियन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब न्यूट्रल लोगों की बात कर रहे हैं। उन लोगों को ये देख रहे हैं, कह रहे इजराइल को अब सही जगह हाथ दे दिया उन्होंने, सब सही जगह उन्होंने बयाना दे दिया ना। हम लोग के भोजपुरी में कहावत है कि बयाना दे देना सही जगह पे। और इधर लाल सागर बंद, इधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद। तो दुनिया के जो देश है, जो लोग कह रहे हैं कि ईरान पे ही सारा ठीकरा फोड़ रहे, एक बार भी इजराइल को नहीं कह रहे। अब कह रहे कि ईरान जो है शहरियों को मार रहा है। इतने 56,000 शहरी मर गए गजा के अंदर, तब ये लोग कहां थे? तब एक बार भी नहीं बोल रहे थे कि इजराइल जो है शहरियों को मार रहा है।
और एक आध मिसाइल अगर गिर जा रही है ईरान की तो ये लोग चिल्ला रहे हैं दुनिया भर में घूम के कि ईरान शहरियों को मार रहा है। देखिए मुमताज भाई, इजराइल पूरी तरह से अब समझ चुका है, दुनिया भर के लोग समझ चुके हैं। आज जैसे ही सुबह को ट्रंप ने कहा कि हम G7 की बैठक छोड़ के जा रहे हैं, हमें कुछ बड़ा करना है और तेहरान खाली कर दो, हमें बड़ा कुछ करना है, तो आयतुल्लाह खामेनी साहब ने कहा कि इसकी खाली खोपड़ी में गोली मारो। इस तरह के बयान जब आए आज, और वहां पहुंचते पहुंचते अमेरिका ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, कहा कि नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। ये लोग क्या लड़ेंगे? ये अपनी मुनाफिकत से लड़े कि ईमानदारी से लड़े? अभी मेजर साहब जो बात कह रहे थे कि इस लड़ाई का रिजल्ट तो पैदल सेना, वही बात देखिए, इतने अनुभवी आदमी आपने बैठा ले, वो भी वही बात बोल रहे कि लड़ाई का अंत कहां होगा जब तक आप इन्फेंट्री को आगे नहीं लाते। तो मुझे लगता है कि मेरी जानकारी दुरुस्त है। आज मुझे बहुत खुशी हुई मेजर साहब की बात सुन के कि मेरी जानकारी दुरुस्त है, अपनी जानकारी को मैंने ठीक किया। और यही बात मैं आप इतने महीने से आपसे कह रहा था कि चाहे जितना भी आज अगर इजराइल पर पैदल सेना चढ़ाई कर दे, चाहे हमास की तरफ से, चाहे लेबनान की तरफ से, या गजा की तरफ से, या जॉर्डन की तरफ से, अगले एक हफ्ते के अंदर इजराइल पर फिलिस्तीन का झंडा फहर जाएगा। मुमताज भाई, ये पूरा क्लियर बता रहे हैं आप। अब इजराइल इतनी ऐसी स्थिति में, वो जमीनी जंग लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना बर्बाद हो चुका है इजराइल कि हवाई हमला तो कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को 10-20 लोगों की जरूरत पड़ती है या 100-50 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जमीनी जंग लड़ने की अब ताकत नहीं रह गई है इजराइल के पास। यही सही वक्त है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो कहीं किधर से भी, चाहे लेबनान से शुरू कर दे या हम गजा की तरफ से शुरू कर दे, अगर पैदल सेना मार्च करे तो मुझे लगता है मेजर साहब और ज्यादा अच्छा बताएंगे कि इजराइल इस वक्त स्थिति में नहीं है कि वो पैदल सेना से मुकाबला कर सके। जी मुमताज भाई। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दो खास मेहमान और भी हैं, फिरोज अहमद बख्श साहब और अंजरुल बारी साहब, लेकिन दो मेहमानों के बयान यहाँ पे खास तौर से पेश किए गए इस वक्त, फजील अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। बाकी के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।